गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, आपका अपना चैनल टेंथ ऑफ स्टडी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो जी आप प्यारे बच्चों कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ से होंगे और इस समय पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th के एसएसटी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को इस वीडियो में कवर करने वाला हूं, जो आपका फाइनल एग्जाम में काफ़ी गर्दा उड़ाएगी। तो प्यारे बच्चों, आज हम हिस्ट्री के लघु उत्तरीय प्रश्न को जो है 7 को कवर करेंगे, जो आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है। प्यारे बच्चों, क्या है? बहुत ही इंपोर्टेंट है। और वहीं पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को लेकर के आया हूं, जो आपके लिए ये भी बहुत इंपोर्टेंट है। ठीक है, आप जो है शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, नहीं तो आपका बीबीआई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों छूट सकता है। तो आइए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो है प्यारे बच्चों कहता है कि वियना कांग्रेस की 2 उपलब्धियां बताए। वियना कांग्रेस जो है आंदोलन जो हुआ था, तो उनकी 2 उपलब्धियों को बताने के लिए कह रहा है प्यारे बच्चों। तो आइए इनकी उपलब्धियों को जान लीजिए। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 1 का मतलब आंसर में कहता है कि वियना सम्मेलन की मुख्य उपलब्धियां थी। क्या थी? मुख्य उपलब्धियां थी। पहला जो है प्यारे बच्चों, नेपोलियन द्वारा पराजित राजवंशों की पुनर्स्थापना का प्रयास किया गया। नेपोलियन द्वारा जो है प्यारे बच्चों किसका? राजवंशों का पुनर्स्थापना जो है किया गया था। ठीक, वहीं पर दूसरा नंबर पे है फ्रांस और स्पेन में, यानी फ्रांस और स्पेन जो देश था, तो बुर्बो राजवंश के फिर स्थापित किया गया। एक बुर्ब राजवंश था, उनको स्थापित किया गया था। फ्रांस में लुई 18वां को राजगद्दी सौंपी गई। लुई जो था ना, लुई, तो 18वां जो है उनको राज गद्दी जो है सौंपी गई थी। और इटली में ऑस्ट्रेलियाई राज परिवार की सत्ता सौंपी गई, यानी जो ऑस्ट्रिया के जो परिवार थे, तो उन्हीं को जो है राज परिवार को जो है सत्ता सौंपी गई थी। ठीक, यानी हुकूमत करने के लिए। तो नेपोलियन द्वारा स्थापित 39 राज्यों के जर्मन महासंघ को भंग नहीं किया गया। जो 39वां जो राज्य था प्यारे बच्चों, तो जर्मन महासंघ को भंग नहीं किया गया, जैसे था वैसे रहने दिया गया। इसी प्रकार वियना व्यवस्था द्वारा यूरोप में राजनीतिक परिवर्तन कर पुरानी सत्ता को बहाल किया गया, यानी पुरानी सत्ता को ही जो है प्यारे बच्चों क्या किया गया, यानी बहाल किया गया। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 का कवर करते हैं कि इटली तथा जर्मनी के एकीकरण में, इटली तथा जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया की भूमिका क्या थी। यानी दोनों की जो इटली और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो एकीकरण था प्यारे बच्चों, तो उसमें ऑस्ट्रिया देश की जो है भूमिका क्या थी, तो ये कह रहा। तो देखिए इनकी भूमिका क्या थी, देख लीजिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, कोई भी भागिएगा मत। आइए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट जो आंसर जो है प्यारे बच्चों कि ऑस्ट्रिया इटली और जर्मनी के एकीकरण की विरोधी था। यानी इटली और जर्मनी की एकीकरण का कौन विरोधी था? ऑस्ट्रेलिया। ठीक, इटली में वेनेशिया और लोम्बार्डी पर ऑस्ट्रिया का अधिकार था। किस पर था? यानी उसमें वेनेशिया और जो है लम्बार्डी जो है प्यारे बच्चों वो शहर था। कहाँ पर? जो इटली और जर्मनी में। ठीक, उस पर जो है क्या था? ऑस्ट्रेलिया का अधिकार था। ठीक, इसके बाद जो है सोडवा के युद्ध में 1866 में ऑस्ट्रिया के पराजय के बाद, यानी ऑस्ट्रिया पराजय हो गया सोडवा के युद्ध में, बाद उसका प्रभाव इटली पर से समाप्त हो गया। इटली पर से क्या हो गया? उनका जो है समाप्त हो गया। जर्मनी ऑस्ट्रिया के अधीन शक्तिहीन संघ राज्य था। काफ़ी शक्तिहीन मतलब क्या था जी प्यारे बच्चों? संघ राज्य था। ठीक, जो उत्तरी जर्मन महासंघ की स्थापना के बाद जर्मन से ऑस्ट्रिया का प्रभाव समाप्त हो गया था। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए क्वेश्चन नंबर 3 को कवर करते हैं। मेजनी कौन था? मेजनी के बारे में पता नहीं है प्यारे बच्चों, अगर पढ़े हैं तो और भी आपका क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। मेजनी कौन था? देखिए मेजनी कौन था प्यारे बच्चों, उनकी क्या भूमिका थी, इस तरह से पूछ लिया जाएगा। मेजनी कौन था और उनकी क्या मुख्य भूमिका थी, उनकी भूमिका को लिखे। ठीक है, इस तरह से जो है आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आइए मेजनी क्या था? मेजनी को इटली के एकीकरण का क्या था? पैगंबर या मसीहा कहा जाता था। यानी इटली का जो है एकीकरण के लिए जो है ना मेजनी का बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका था। ठीक है, जिसको पैगंबर या मसीहा कहा जाता था। और वह सेनापति होने के साथ, वह सेनापति भी था, साथ साथ जनतांत्रिक विचारों का समर्थक तथा साहित्यकार भी था। यानी वो सेनापति तो था ही प्यारे बच्चों, उनके साथ जो इनका जो विचार जो था, तो वहाँ के जो जनता थे उनके समर्थन में रह करके जो है सारे काम करते थे। ठीक, इसके बाद उसने गणतंत्रवादी उद्देश्यों के प्रचार के लिए 1831 में यंग इटली की स्थापना की थी। जो गणतंत्रवादी जो उद्देश्य था, तो उनके प्रचार के लिए क्या किया? 1831 ईस्वी में यंग इटली में उसने स्थापना की। मेजनी का उद्देश्य ऑस्ट्रिया के प्रभाव से इटली को मुक्त करवाना था, संपूर्ण इटली का एकीकरण करना था प्यारे बच्चों। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 4 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई थी। यानी जर्मनी के एकीकरण के लिए एक बिस्मार्क भी था प्यारे बच्चों। ठीक है, जिसकी जो है मतलब उनकी भी भूमिका थी उसमें, तो क्या भूमिका निभाई थी यानी अपनाई थी, तो उनके बारे में जो है प्यारे बच्चों एक्सप्लेन करते हैं।
देखिएगा 4 में कहता है कि पर्सा के राजा विलियम प्रथम ने मुख्यतः राष्ट्रवादी और कूटनीतिक विस्मार्क की अपना क्या किया, अपना प्रधानमंत्री चांसलर नियुक्त किया था। उसने क्या किया था, प्रधानमंत्री चांसलर नियुक्त किया था, कौन, बिस्मार्क। ठीक, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने रक्त और तलवार की नीति अपनाई। सबसे पहले बिस्मार्क ने आर्थिक सुधारों के द्वारा पर्सा की स्थिति मजबूत की। इससे सैनिक शक्ति क्या हो गया, सुदृढ़ हुई। पर्सा के एकीकरण के लिए उसने डेनमार्क, ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस के साथ भी क्या किया, युद्ध किया था प्यारे बच्चों। ठीक, इसके परिणाम स्वरूप ही यूरोप के नक्शे पर एकीकृत जर्मन राष्ट्र का उदय हो गया। यूरोप जो था प्यारे बच्चों, ठीक, तो यूरोप में क्या हो गया, एकीकृत यानी जर्मन राष्ट्रवाद का उदय हो गया, यानी उनका जो है प्यारे बच्चों हस्तक्षेप उनके यानी होने लगा। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को कवर करते हैं कि गैरीबाल्डी कहता है कि गैरीबाल्डी के कार्यों को चर्चा करें। गैरीबाल्डी के कार्य क्या था, उनको चर्चा करने के लिए कह रहा है प्यारे बच्चों। ठीक है, देखिएगा गैरीबाल्डी क्या है। इटली के एकीकरण के द्वितीय चरण गैरीबाल्दी की तलवार ने पूरा किया। इटली के एकीकरण की द्वितीय जो चरण था प्यारे बच्चों, ठीक है, गैरीबाल्दी की तलवार ने पूरा किया। यानी दूसरी जो युद्ध जो लड़ा गया था तो गैरीबाल्दी की उसमें जो है काफी भूमिका थी और उन्हीं की वजह से जो है, ठीक, वो क्या किया गया, यानी पराजित हो पाया था। ठीक है, वो युद्ध की नीति वो क्या किया था, वो युद्ध की नीति में विश्वास करता था कि अगर हम युद्ध नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, हाँ, कोई भी चीज़ हम जीत हासिल नहीं कर पाएंगे। ठीक, कोई भी जो है आंदोलन को हम पराजित नहीं कर सकते। उसने सशस्त्र युवकों की एक टुकड़ी बनाई। सशस्त्र युवकों की क्या बनाई, एक टुकड़ी बनाई, यानी टुकड़ी मतलब समझ गए, एक समूह बनाई। ठीक है, जो लाल कुर्ती क्या थी, जो लाल कुर्ती कहलाए। इनकी सहायता से उसने सिसिली पर अधिकार कर वहां गणतंत्र की स्थापना की थी। जब वो जो है प्यारे बच्चों क्या करने लगे, टुकड़ी बनाई गई, ठीक है, लाल कुर्ती वाली, तो ठीक है, वो सबसे पहले जो आक्रमण जो किया प्यारे बच्चों, ठीक है, वो सिसिली पर अधिकार किया। ठीक है, वहां के गणतंत्र की वो क्या किया, स्थापना कर दिया। और वो पोप के राज्य पर भी आक्रमण करना चाहता था, परंतु काबुल ने इसकी अनुमति नहीं दी थी। काबुल ने क्या की, उनकी अनुमति नहीं दी थी, जिसकी वजह से वो वहां पर आक्रमण नहीं कर पाया था प्यारे बच्चों। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 6 को कवर करते हैं कि इटली के एकीकरण में मेजिनी का योगदान क्या था। इटली के एकीकरण में मेजिनी जो था उनकी भूमिका क्या था या योगदान क्या था, इस तरह से प्रश्न जो है पूछेंगे। तो आइए उनकी भूमिका क्या थी मेजिनी की। ठीक है प्यारे बच्चों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मेजिनी को इटली के एकीकरण का पैगंबर या मसीहा कहा जाता था, अब तो पहले आपको बता भी दिया। ठीक है, और राष्ट्रवादी भावना से प्रेरित होकर उसने कार्बोनरी की सदस्यता ग्रहण कर दी थी। कार्बोनरी प्यारे बच्चों क्या था, एक शहर था, वहाँ की सदस्य क्या की, मतलब वो सदस्यता ग्रहण कर ली थी। ठीक है, कार्बोनरी की सदस्य, कार्बोनरी जो है प्यारे बच्चों ये क्या था, हाँ, बहुत ही बड़ा पद था। ठीक है, जिसको वो सदस्यता ग्रहण कर ली थी। ठीक है, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक तथा साहित्यकार था। वो तो पहले से ही था प्यारे बच्चों, जो जनतंत्र वहाँ के जो थे वहाँ के काफ़ी वो समर्थन थे और उन्हीं को लेकर के चलते थे। जो भी कार्य करते थे तो जनतंत्र को लेकर के काम करते थे, जनता को लेकर के काम करते थे, उनसे अनुमति लेते थे। इसके लेखकों से इटली के लोगों की उत्साह और राष्ट्रीयता की भावना विकसित हुई। इसके रास्ते क्या हुई, वहाँ की जो भावना क्या हुई, विकसित हुई प्यारे बच्चों। ठीक है, क्या हुई, विकास हुआ। ठीक है, हुई। और 1830 से 31 के विद्रोह में उसने सक्रिय भूमिका निभाई, बिल्कुल एकदम पॉजिटिव भूमिका उसने निभाई। ठीक है, कोई भी नुकसान नहीं हुआ, जैसा सोचा वैसे हो गया। गणतंत्रवादी उद्देश्यों का प्रचार करने के लिए उसने यंग इटली तथा यंग यूरोप का संगठन किया। कौन सा, यंग इटली और यंग यूरोप का क्या किया, गठन किया प्यारे बच्चों। वो ऑस्ट्रिया के प्रभाव से इटली को मुक्त कराना चाहता था, क्योंकि ऑस्ट्रिया उसके ऊपर काफ़ी आक्रमण करते थे, जुल्म ज्यादती करते थे। ठीक है, काफ़ी पाबंदियां लगाते थे, इसलिए जो काफ़ी वो मतलब प्रभावित था। ठीक, और एक तरफ जो कौन था, वो जर्मनी था। ठीक है, और दूसरी तरफ क्या था, इटली था। जर्मनी और इटली एक तरफ, ऑस्ट्रिया एक तरफ था। ठीक है, इसके बाद जो है फिर क्या किया, धीरे धीरे आक्रमण करने लगा और ऑस्ट्रेलिया से मुक्त हो गया। 1848 ईस्वी में इटली के एकीकरण का प्रयास किया। 1848 ईस्वी में इटली के एकीकरण का प्रयास किया, किंतु वह असफल रहा और उसने पलायन करना पड़ा। उसे वहां से क्या, छोड़ना पड़ा। पलायन करना मतलब वहां से भागना पड़ा उनको। ठीक है, क्योंकि वो असफल रहा, वो जान गया कि और हमें क्या है, हम सफल नहीं हो पाएंगे। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 7 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन, हाँ जी, ये क्वेश्चन नंबर 7 है प्यारे बच्चों। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। जो जर्मनी का जो एकीकरण जो हुआ था प्यारे बच्चों, तो उनमें जो बाधाएं थी वो क्या थी, तो देखिए उनकी बाधाएं क्या थी, क्या क्या बाधाएं आई थी। आइए देखिए, कहता है कि जर्मनी के एकीकरण में निम्नलिखित प्रमुख बाधाएं थी। नंबर 1, लगभग 300 छोटे बड़े राज्य थे। लगभग 300 छोटे बड़े राज्य थे, क्योंकि ज़रा बड़ा राज्य होने के कारण, छोटे छोटे राज्य होने के कारण जो है प्यारे बच्चों, ठीक है, बहुत ही उनको जो है मुसीबतें झेलना पड़ता था। ठीक,
ये थी, बधाई डालते थे। नंबर 2, इन राज्यों में व्याप्त राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विषय क्या थी, विषमताएं थी। ठीक, इसके बाद जो है राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। राष्ट्रवाद जो भावना, राष्ट्रवाद जानते हैं ना, जो अपने देश के प्रति जो है प्यारे बच्चों अपने दिल वो जान को कुर्बान करते हैं। ठीक है, जो अपने मोहब्बत करते हैं अपने देश से। ठीक है, और अपने जो क्या करते हैं उनके ऊपर प्रति जो उनकी संवेदनाशील जो होते हैं उन्हीं को राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि चौथा नंबर में कहता है कि ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप तथा ऑस्ट्रिया का जो हस्तक्षेप था उसमें बदलाव आता था। ठीक है, क्योंकि बार बार वो टांग लड़ाता था प्यारे बच्चों उनके बीच। और मेटरनिख की प्रतिक्रियावादी नीति, ये इससे जो है प्रभावित होते थे। कौन? जर्मनी के एकीकरण। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए क्वेश्चन नंबर जो है प्यारे बच्चों आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को कवर करते हैं। दीर्घ प्रश्न में से क्वेश्चन नंबर 1 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रसार में नेपोलियन बोनापार्ट के योगदानों की विवेचना करें। जो यूरोप में जो राष्ट्रवाद के प्रसार में जो नेपोलियन बोनापार्ट था प्यारे बच्चों, उनके योगदानों पर विवेचना करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो देखिए नेपोलियन बोनापार्ट के जो है प्यारे बच्चों उनके जो है भूमिका पर मतलब जो है प्यारे बच्चों एक्सप्लेन करते हैं। देखिएगा, बने रहिएगा शुरू से लेकर आखिर तक। ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत ही कम प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रसार में फ्रांस की राज्य क्रांति तत्पश्चात नेपोलियन के आक्रमणों का महत्वपूर्ण योगदान था। जो यूरोप के राष्ट्रवाद के प्रसार में फ्रांस की जो राज क्रांति तत्पश्चात नेपोलियन के आक्रमणों का क्या था, महत्वपूर्ण योगदान था। उसमें जो है आक्रमण जो किया था उनका योगदान किसमें था, यानी नेपोलियन का योगदान बहुत ही था। नेपोलियन बोनापार्ट ने 1799 में डायरेक्टरी का शासन समाप्त कर, डायरेक्टरी एक शासन था उनको समाप्त कर दिया था। प्रथम कौंसल के रूप में फ्रांस में सत्ता पर अधिकार करते हुए 1804 में वह फ्रांस का सम्राट बन बैठा था। कब? 1799 में डायरेक्टर को उनको समाप्त करके तो कब किया था? 1804 में वह फ्रांस का सम्राट बन गया था। कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक, कब? 1804 ईस्वी में। सम्राट के रूप में उसने ब्रिटेन के अतिरिक्त समस्त यूरोप पर अपना क्या किया आधिपत्य स्थापित कर लिया। इसके साथ ही फ्रांसीसी क्रांति का संदेश नेपोलियन के प्रभाव वाले यूरोपीय क्षेत्रों पर पड़ा। फ्रांसीसी आधिपत्य वाले राज्यों में वैसे ही संस्थाएं स्थापित की गई फ्रांस में प्रचलित थी। फ्रांस पर आश्रित राज्यों में भी नेपोलियन संहिता फ्रांसीसी शासन में अर्थव्यवस्था लागू की गई। कौन किया था? इसमें जो है सारे के सारे भूमिका नेपोलियन बोनापार्ट का था। 1804 ईस्वी में नेपोलियन संहिता द्वारा जन्मजात विशेषाधिकार समाप्त कर दिया गया था। वहाँ पर जो विशेषाधिकार जो था प्यारे बच्चों उनको क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया। किन के थ्रू से, किन के माध्यम से? और नेपोलियन बोनापार्ट के माध्यम से। कानून के समक्ष समानता का सिद्धांत अपनाया गया। जो वहाँ पर होता था क्या कि कानून जो है प्यारे बच्चों समानता नहीं दिखा रहा था। किसी पर जो है प्यारे बच्चों ज़्यादा जुल्म सितम करते थे तो किसी के ऊपर कम। तो इसी तरह से जो है प्यारे बच्चों उनको अच्छा नहीं लगा तो नेपोलियन बोनापार्ट क्या किया? समानता की कानून जो है सबके लिए बराबर होगा। ठीक है, इससे फ्रांस से अधिकृत यूरोपीय देशों में एक नई आशा जागी। यकीनन बात है कि यह जागेगी प्यारे बच्चों, और वह भी तानाशाही के विरुद्ध आवाज़ उठने लगी। ठीक, क्या करने लगी? उठने लगी या उठाने लगी। तथा वह राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ। वहाँ पर क्या हुआ? राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ कि नहीं ये बिल्कुल सही है जो भी कर रहे हैं। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट वो सही कर रहे हैं, इसमें आवाज़ उठाना चाहिए। धीरे धीरे आवाज़ उठाने लगे और जन जो है प्यारे बच्चों वहाँ के जनता जो है भाग लेने लगे। और यूरोप के कई राज्यों में नेपोलियन के अभियानों द्वारा नवयुग का संदेह पहुंचा। ठीक है, नेपोलियन द्वारा क्या किया? नवयुग का संदेह पहुंचा। नेपोलियन ने जर्मनी और इटली और राज्य के भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर उसे वास्तविक एवं राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की, जिससे इटली की नीति के कारण फ्रांसीसी प्रभुत्व और आधिपत्य के विरुद्ध में यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ तथा देशभक्ति की भावना बलवती होने लगी। क्या करने लगी? बलवती होने लगी। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि इटली के एकीकरण में मेजिनी, इटली के जो एकीकरण हुआ था, जो मेजिनी का जो भूमिका था वो तो जान भी गया, और काबूल और गैरीबाल्डी के योगदान को बताएं। ठीक है, काबूल और गैरीबाल्डी का योगदान क्या था इटली के एकीकरण में? ठीक है, आइए देखिए, फटाफट देखिए प्यारे बच्चों। ठीक, और बने रहिए बिल्कुल। इटली के एकीकरण में मेजिनी, काबूल और गैरीबाल्डी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके योगदान क्रम से निम्नवत रहे, काफ़ी निम्नवत रहे। देखिए मेजिनी का क्या भूमिका था। मेजिनी इटली के एकीकरण के मसीहा था। मसीहा या क्या था प्यारे बच्चों? पैगंबर था। वह बचपन से ही इटली की स्वतंत्रता के लिए प्रत्ययनशील, बचपन से ही था वो प्रत्ययनशील। 1831 ईस्वी में उसने यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की। यंग इटली, ठीक है प्यारे बच्चों, जिनमें जो है क्या किया? वो जो है एक लाल कुर्ती के नाम से जो उनको गठन किया गया। ठीक,
इस संस्था ने युवकों में नई चेतना जगाई। यकीनन बात है कि नई चेतना जागेगी। उसने मजदूरों, विद्यार्थियों तथा युवकों में इटली की स्वतंत्रता का भाव जगाया, जिसमें कौन किसको जगा था? युवकों था, और क्या था? विद्यार्थी और मजदूर था। उनको जगाया कि ये गलत हो रहा है मेरे साथ, उसके ऊपर जो है जागरूक होइए। ठीक है, तो उसको जगाने का काम किया। मेजिनी के गणतंत्रवादी विचारों ने इटली के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त कर दिया गया था। ठीक है, आइए क्वेश्चन मतलब क्या कहता है कि काबूल के बारे में जानते हैं कि काबूल का भूमिका क्या था इटली पर। तो इटली का वास्तविक निर्माता काबूल को माना जाता है। वास्तविक जो निर्माता जो था, जो निर्माण जो किया था, काबूल को माना जाता है प्यारे बच्चों। काबूल 1858 ईस्वी में पीडमोंट का मंत्री प्रमुख था। 1858 ईस्वी में पीडमोंट का मंत्री प्रमुख था। ठीक है, उसका मुख्य उद्देश्य ऑस्ट्रिया से इटली से उद्वार को प्रवाहित करना था। कहाँ से कहा था? ऑस्ट्रिया से इटली के उद्वार को प्रवाहित करना था, जहाँ पर मतलब ऑस्ट्रिया का जो हस्तक्षेप था प्यारे बच्चों, उनको जो है वहाँ से भंग करना चाहता था। उसने फ्रांस के साथ एक चतुर कूटनीतिक गठबंधन कायम किया। बहुत ही क्या किया? मजबूत गठबंधन जो है क्या किया? कायम किया। कौन किया? ये किया काबूल ने। इसके माध्यम से 1859 ईस्वी में ऑस्ट्रिया सेवाओं को परास्त करने में सफलता प्राप्त कर गई है। उसने क्या किया? जिसने जैसा वो सोचा, उसने जो क्या किया, उनको क्या कहता है कि ऑस्ट्रिया को शिकस्त दे दिया, और उसमें सफल भी हो गया। ठीक है, कौन था? काबूल। तो काबूल की भूमिका थी ऑस्ट्रिया को वहां से शिकस्त देकर भगाना। ठीक है, आइए गैरीबाल्डी के बारे में जानते हैं। गैरीबाल्डी का भूमिका क्या था? गैरीबाल्डी, सॉरी, ये लाल कुर्ती वाला जो है गैरीबाल्डी का था प्यारे बच्चों। ठीक है, सॉरी इसके लिए। ठीक, तो गैरीबाल्डी लाल कुर्ती नामक क्रांति आंदोलन का नायक था। और गैरीबाल्दी की तलवार तलवार कहा जाता था। गैरीबाल्दी को तलवार कहा जाता था प्यारे बच्चों। ठीक है, क्योंकि उसने बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी। देखिए, इतना चीज आपको याद रखना है कि मेजिनी इटली का एकीकरण का मसीहा कहा जाता था या पैगंबर कहा जाता था। ठीक है, और वहीं पर काबूल को क्या कहा जाता था? निर्माता कहा जाता, वास्तविक निर्माता कहा जाता था। इटली का वास्तविक निर्माता कहा जाता था। और उसको इटली का जो है, मेजिनी को इटली का क्या मसीहा या पैगंबर कहा जाता था। और गैरीबाल्डी को क्या कहा जाता था? लाल कुर्सी नामक क्रांति आंदोलन का नायक कहा जाता था। बस इतनी चीज को आप याद रखेंगे तो बाकी जो है आप खुद ब खुद लिख लेंगे प्यारे बच्चों। गैरीबाल्डी के तलवार कहा जाता था। ठीक है, गैरीबाल्डी को क्या कहा जाता था? तलवार कहा जाता था। ठीक है, कहाँ के? इटली के तलवार कहा जाता था। 1807 में उसने दक्षिणी इटली तथा 2 सिलसिलियों की राजधानी में पद यात्रा की और स्थानीय कृषकों का समर्थन प्राप्त कर स्पेन के शासकों को हटाने में सफल हुआ। इसी प्रकार इटली के एकीकरण 3 प्रमुख नायकों की वजह से 1870 ईस्वी में संभव हो सका। वो 3 नायक कौन कौन था? मेजिनी, काबूल और प्लस आपका क्या हो गया? आपका हो गया गैरीबाल्डी प्यारे बच्चों। ठीक, इनके वजह से 1870 में वो क्या किया? अपना सफल हो पाया। ठीक, नहीं तो ये तीनों नहीं होता तो आज भी गुलाम रहता। ठीक है, इटली। तो गैरीबाल्दी की तलवार कहा जाता है प्यारे बच्चों। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे? 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे? 1848 ईस्वी में जो फ्रांसीसी जो क्रांति हुई थे, उनके क्या कारण थे प्यारे बच्चों? तो उनके कारणों को देखिए, जान लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि 1830 की क्रांति के बाद लुई फिलिप फ्रांस का राजा बना। कौन बना? 1830 की क्रांति के बाद जो पहला जो राजा जो बना, कौन बना? लुई फिलिप फ्रांस का राजा बना। ठीक, हमेशा याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं, इंपोर्टेंट है प्यारे बच्चों। उसने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति अवलंबन करते हुए सन 1840 ईस्वी में गीजो की प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। फिर क्या किया? 1840 में, 1830 के बाद, ठीक है, 1840 ईस्वी में गीजो की प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। किसको? किसको प्यारे बच्चों? किसको किया गया? इसको लुई फिलिप को किया गया। ठीक है, किस कहाँ का? फ्रांस का। ठीक है, जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था और वह किसी भी तरह के वैधानिक, सामाजिक और आर्थिक सुधारों के विरुद्ध था। फिलिप के पास कोई सुधारात्मक कार्यक्रम नहीं था और ना ही उसे क्या विदेश नीति में कोई सफलता हासिल हो रही थी। इसके शासनकाल में देश में भूखमरी एवं बेरोजगारी व्यस्त हो गई। सुधारवादियों ने 22 फरवरी 1848 को पेरिस के थिएटर के नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजन किया गया। राजा ने क्या किया गया? एक विशाल भोज का जो है क्या किया गया था? आयोजन किया गया था। ठीक है, इसी पर रोक लगा दी गई। अतः ये पेरिस में विरोध प्रदर्शन हुए और जुलूस निकाले गए। कहाँ पर? यूरोप में। इसी पर पुलिस ने गोली चला दी। क्या किए? इसी में क्या किया थी? पुलिस ने गोली चला दी थी, जिसमें अनेक लोग मारे गए थे। और अतः दमनकारी नीति अपनाए जाने के कारण 1848 ईस्वी में क्रांति आरंभ हो गई थी मेरे बच्चों। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को कवर करते हैं, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपका बचेगा प्यारे बच्चों। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि राष्ट्रवाद के उदय, राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ, उदय के कारणों का परिणाम की चर्चा करें। आइए उनके परिणामों को चर्चा करते हैं प्यारे बच्चों। कारण, यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना को 1789 की फ्रांसीसी क्रांति तथा नेपोलियन की विजयों को बढ़ावा दिया गया। कब? 1789 की फ्रांसीसी क्रांति जो हुआ था, नेपोलियन की विजयों ने बढ़ावा दिया। फ्रांसीसी क्रांति ने कुलीन वर्ग के हाथों में राजनीतिक को सर्वसाधारण एवं मध्य वर्ग तक पहुंचा दिया। वहीं पर नेपोलियन ने विजित राज्यों में राष्ट्रवादी भावना जागृत कर दी। साथ ही नेपोलियन के युद्ध और विजयों से अनेक राष्ट्रों में फ्रांसीसी आधिपत्य के विरुद्ध आक्रोश पनपा, जिसमें राष्ट्रवाद का विकास हुआ। परिणाम जो उनका था, 18वीं एवं 19वीं शताब्दियों में यूरोप में जिस राष्ट्रवाद की लहर चली, उसके व्यापक और दूरगामी परिणाम यूरोप और विश्व पर परे जो निम्नलिखित थे। जो नंबर 1 में है, राष्ट्रीयता की भावना से प्रेरित होकर अनेक राष्ट्रों में क्रांतिकारी और आंदोलन हुए। उनके फलस्वरूप अनेक नए राष्ट्रवाद का उदय हुआ, जैसे कि इटली और जर्मनी की एकीकृत राष्ट्रीय था। वहीं पर दूसरा नंबर में है कि यूरोपीय राष्ट्रवाद का विकास को प्रभावी एशिया और अफ्रीका में भी पड़ा। यूरोपीय उपनिवेशों के आधिपत्य के विरुद्ध वहाँ भी औपनिवेशिक शासन से मुक्त के लिए राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ हो गए। और वहीं पर 3 में राष्ट्रवाद के विकास ने प्रतिक्रियावादी शक्तियों और निरंकुश शासकों का प्रभाव कमजोर कर दिया। और चौथा में कि भारतीय राष्ट्रवाद भी यूरोप राष्ट्रवाद से प्रभावित हुआ। भारतीय राष्ट्रवाद भी यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित हुआ था प्यारे बच्चों, क्योंकि एशिया के बगल में है। वहीं पर जो है राष्ट्रवादी प्रवृत्ति ने साम्राज्यवादी प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया। इसने अंततः प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। तो जो क्या हो गया, इनके वजह से क्या हो गया, प्रथम विश्व की पृष्ठभूमि जो है तैयार हो गया। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ प्यारे बच्चों, और सेकंड विश्व युद्ध कब हुआ, ठीक है। अब फटाफट कमेंट सेशन में जवाब दीजिए। आइए लास्ट क्वेश्चन नंबर को कवर करते हैं, जो दीर्घ उत्तरीय का लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपोर्टेंट है। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का संक्षिप्त विवरण दें। यूनानी जो स्वतंत्रता, यूनानी जो आज़ाद हुआ था, उनका आंदोलन का संक्षिप्त विवरण दीजिए, ठीक है। तो उनका संक्षिप्त विवरण को देखिए प्यारे बच्चों कि 18वीं सदी में ओटोमन साम्राज्य की स्थिति दुर्बल होने लगी। 18वीं सदी में जो ओटोमन साम्राज्य की स्थिति दुर्बल होने लगी, उसने यूरोप का मरीज कहा जाने लगा। इससे लगभग उठाकर राष्ट्रवादी शक्तियों सशक्त की गई। इन्हें यूनान की बौद्धिक आंदोलन तथा गुप्त क्रांतिकारी संगठनों के साथ मिला। परिणाम स्वरूप 1821 ईस्वी में सोल्डविया में व्यापक विद्रोह हुआ। सोल्डविया था, ठीक है, एक शहर, उसमें व्यापक विद्रोह हुआ प्यारे बच्चों, जिसे वह कुचल दिया गया। मोरिया में दूसरा विद्रोह शुरू हुआ। मोरिया में भी दूसरा विद्रोह शुरू हो गया। तुर्की के सुल्तान ने इस विद्रोह को धार्मिक स्वरूप देने का प्रयास किया। मिस्र के शासक पाशा रहमत अली की सहायता से उसने क्रूरतापूर्वक विद्रोह का दमन किया और इससे पूरा यूरोप स्तब्ध हो गया। तुर्की ने विरुद्ध ब्रिटेन, रूस और फ्रांस संयुक्त कार्रवाई के लिए तैयार हुए और रूस द्वारा पराजित होकर 1829 में तुर्की ने उसके साथ क्या किया, एड्रियानोपुल की संधि की और यूनानी राष्ट्रवादियों ने इस संधि को स्वीकार नहीं किया। फलतः 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान का उदय हुआ और बवेरिया का राजकुमार ओटो यूनान का शासक बना प्यारे बच्चों, ठीक है। देखिए कितने स्ट्रगल किए, कितने युद्ध हुए, तब जो है प्यारे बच्चों एक दूसरे से आज़ाद हुआ है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी तो जम के सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो का फायदा आप भी उठा पाएंगे और आपके सभी दोस्त भी। थैंक यू।